ओके। जय हिंद बच्चों। लास्ट ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग क्लास 9 के लिए इसमें हम लोग शुरू करेंगे मोशन। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि चैप्टर कैसे क्लासीफाई हुआ है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, करिकुलम आपको बताया था, और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर और उसके कुछ एग्जांपल्स। ओके, इस क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन। देखते हैं ये कितना कंप्लीट हो पाता है इस लेक्चर में। बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद ग्राफ से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, एक्चुअली मोशन जो वर्ड चैप्टर का है ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। अगर आप क्लास 11th का बुक देखेंगे या किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो आप पाएंगे इस चैप्टर का जो बेसिक नाम है वो है मैकेनिक्स, और वहीं से लोग शुरू करने वाले हैं मैकेनिक्स। एक्चुअली मैकेनिक्स वर्ड भी बेसिकली डिपेंड होता है मोशन पे ही, इसीलिए थोड़ा इजी करने के लिए आई थिंक इसको मोशन नाम दिया गया है। बट बेसिकली जो वर्ड हमें रेफर किया जाएगा या जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मैकेनिक्स। ओके, नाउ मैकेनिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? ये मैकेनिक्स क्या है? एक्चुअली मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स से डील करती है। मतलब इस सब्जेक्ट में या इस मैकेनिक्स टॉपिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with the study of motion of materials or objects is called mechanics. Okay, let me write is called mechanics. Is called mechanics. Okay, so the branch of physics that deals with the study of motion or of materials or objects is called mechanics. तो ये तो मैकेनिक्स में हुआ। ओके, अब मैकेनिक्स के कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि मैकेनिक्स मतलब ये एक ब्रांच तो है ही, इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। मैकेनिक्स को 3 भागों में तोड़ा गया है। सिंपल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। अगर आप मोशन की बात करें तो मोशन में आप 3 कैटेगरीज पाएंगे। पहला, एक ऐसा मतलब एक ऐसी स्टडी ऑफ मोशन में एक ऐसी स्टडी जो सिर्फ ऐसी बॉडी से जुड़ी हो जो रेस्ट में हो, तो इसे कहते हैं स्टैटिक्स। सेकेंड मैकेनिक्स क्लासिफाई होता है काइनेमेटिक्स, और थर्ड होता है डायनेमिक्स। ओके, लेट मी राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो ये 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। नेक्स्ट वन काइनेमेटिक्स। ओके, थर्ड वन डायनेमिक्स। ओके, नाउ सबसे इजी ये है, और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा खास डिस्कशन भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है भी नहीं। सिंपल, अगर स्टैटिक्स का मतलब होता है बेसिकली ये एक स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है हमेशा, मतलब रेस्ट पोजीशन में है किसी लेट से हमेशा के लिए, तो उसकी स्टडी को इस हेडिंग के अंदर लिया दिखा जाता है। ओके, सो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन जो होगी वो फिक्स होगी, मतलब कि उसका जो सराउंडिंग होगा, उसका जो पोजीशन लोकेशन होगी वो फिक्स होगी। एंड अगर उसकी पोजीशन जो होगी वो फिक्स होगी, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगा, वो 0 होगा, और एक्सिलरेशन चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमेशा ही वो रेस्ट पर है, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो स्टैटिक्स, this branch deals with the
body at rest. This branch deals with the body at rest. अच्छा, रेस्ट में रहने के दो केसेस हो सकते हैं. पहला केसेस हो सकता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो. दूसरा केस ये हो सकता है कि उस पर नेट फोर्स उस पर सॉरी, दो केसेस हो सकते हैं. पहला कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, मतलब इस केस में अगर कोई फोर्स नहीं लगे तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो. दूसरा केस ये हो सकता है, मतलब पहला केस ऐसे बॉडी ऐसे रखी हुई है और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये रेस्ट में है. ओके. दूसरा केस ये हो सकता है कि ये बॉडी ऐसे रखी हुई है और इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उसका नेट इक्विवेलेंट जीरो आ रहा है. जैसे कि मान लीजिए आपने शायद ये पढ़ा होगा बैलेंस फोर्सेस. मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन लगे और इधर से भी 10 न्यूटन लगे, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, अभी भी जीरो ही होगा. तो स्टैटिक्स जो है ये एक ऐसी ब्रांच है जो बॉडी स्टडी ऑफ मोशन के बारे में बताती है जब बॉडी रेस्ट पे होता है. ओके. रेस्ट से हमारा बेसिकली मतलब है कि बॉडी दो तरह से हो सकती है, या तो उस पर फोर्स ही ना लगे कोई, या उस पर फोर्स लगे लेकिन उस पर नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो. ओके. तो इस केस में लोकेशन इज फिक्स्ड. Location is fixed means position is fixed, and velocity, v means velocity is zero. ओके. अच्छा, मैं वेलोसिटी बार बार कह रहा हूँ. अभी मैं आगे बताऊंगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है. आप ये भी कह सकते हैं स्पीड जीरो है. एंड एक्सीलरेशन विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो. v फॉर वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन. ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स. दिस ब्रांच, अगर मैं ऐसे बताऊं सिंपल में, तो ये ब्रांच वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जो सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में डील करती है, लेकिन कॉज ऑफ मोशन को ये अकाउंट नहीं करती है. मतलब कि इसमें आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी 10 मीटर चली तो ये काइनेमेटिक्स में आएगा, लेकिन 10 मीटर किस फोर्स के अंडर में चली या उस पर फोर्स किस कारण से लग रहा था वो इसके अंडर में नहीं आएगा. तो बेसिकली इसमें अगर मैं और सिंपल बताऊँ तो मैं कहूँगा इसमें आप पढ़ेंगे. इसमें तो आप स्टैटिक्स में आप बेसिकली कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करते. लोकेशन फिक्स है, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो. इसमें आप पढ़ेंगे वेलोसिटी जो कि नॉन जीरो होगी, कितनी होगी हम निकालेंगे बहुत सारे फॉर्मूले का यूज़ करके. एक्सेलरेशन वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, और वेरियस टर्म्स जो कि एसोसिएटेड होंगे मोशन से, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम, तो ये सब काइनेमेटिक्स में आएगा. अच्छा, डायनेमिक्स क्या है. डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन का मतलब बॉडी जो मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, किस फोर्स के इफेक्ट के अंडर, मतलब किस फोर्स के इफेक्ट में हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें आएंगी डायनेमिक्स में. सिंपल मैं समझाऊं तो मैं आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे फोर्स, पावर, एनर्जी, वो इस वर्क, वो डायनेमिक्स में आएंगे. और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब काइनेमेटिक्स में आएंगे. ओके. सो काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with motion of various bodies without taking into account the cause of motion. ओके. इन काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसकी स्टडी इसमें नहीं होती है. ओके. सो अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेट इज कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स. ऑब्वियसली आपने डिफाइन भी किया होगा फोर्स को. फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन. फोर्स इज अ पुश और पुल डेट मे लीड टू द मोशन ऑफ अ बॉडी. और अब वेरियस डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी. डायनेमिक्स क्या है, दिस सिंपल, कुछ डेफिनेशन तो इसकी सेम होगी. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of various bodies with taking into account the cause of motion. तो मैं सिंपली लिख रहा हूं, study of motion by taking into account
the cause of motion, study of motion by taking into account the cause of motion मीन्स जो मोशंस के रीजंस हैं, जो उसके कॉज मतलब उसके जो फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, उनकी भी स्टडी है, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, पर इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। स्टैटिक तो एक सिंपल ही है, मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ब्रांच को क्या कहेंगे, स्टैटिक्स। ओके, आई होप आपको क्लासिफिकेशन एटलीस्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल पोजीशन। सबसे पहले आपको पोजीशन ही बताया जाएगा, पोजीशन, देन वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन के बाद स्पीड है, पोजीशन के बाद आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी देन डिस्टेंस। ओके, ये सीक्वेंस में नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल फोर्स। एक्चुअली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विल कम अंडर डायनेमिक्स, दैट इज नॉट कम अंडर काइनेटिक्स। पर जो आपको पहला चैप्टर का पहला पोर्शन है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें शायद इसको 2 यूनिट में तोड़ा गया है, और यू कैन से मतलब एक नॉट यूनिट, चैप्टर को जैसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो पहला पार्ट है वो काइनेटिक्स का है, सेकंड पार्ट जो है वो डायनेमिक्स का है। फोर्स, देन यू विल स्टडी आउट वर्क, पावर, एनर्जी। ओके, सो दिस इज स्टैटिक्स, दिस इज काइनेटिक्स एंड दिस इज डायनेमिक्स। ओके ओके, मैं आपको अब बताता हूँ एक रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या होता है, उससे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई खास स्टेट मतलब कोई खास टॉपिक नहीं है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसा पाएंगे कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आपने पहले भी देखा हुआ लास्ट क्लास मतलब लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन दिस टाइम, फाइंड आउट द स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस डेट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली मतलब क्या होता है? सो पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट whose dimension, and by saying dimension we means length, breadth, breadth and height. Length, breadth, this is th, and height by saying dimension। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है, मीन्स एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशन आर नेग्लिजिबल। ओके, इसके जो डायमेंशंस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। इससे मतलब, इससे हमारा कहने का मतलब ये है कि इस अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे सिंपल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसके मतलब इसकी कोई साइज नहीं होगी। साइज पे अच्छा, साइज क्यों मैटर करती है? साइज मैटर इसलिए करती है क्योंकि अगर हम कहें ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा, या जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना होगा, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। लेकिन अगर इसकी साइज हो तो लेट्स से दिस इज दिस मच साइज। ओके, आई होप आपको ये विजुअल होगा। तो अगर ये इतनी बड़ी साइज हो जाए तब हम इसको मूव कराएं तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना नहीं रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव का सेंटर, एक सेंटर की बात हुई, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, बेसिकली मैं समझाने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो डायमेंशंस हैं। ओके, सो पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट ही यूज़ किए जाएंगे ज़्यादातर। दूसरी पॉइंट कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है तो आपको ये पॉइंट आपको नहीं देखना कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। सिंपल आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वही आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नाउ अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर,
व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर किसी बॉडी की तुलना में रेस्ट में है तो ये हो सकता है कि वही बॉडी किसी दूसरे की तुलना में मोशन में हो। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति एक बस में बैठ के जा रहा है और एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए बस में बैठा हुआ व्यक्ति मोशन में है। लेट्स से बस चल रही है, तो जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए जो पर्सन बस में है वो मोशन में है, लेकिन जो पर्सन बस में होगा उसके लिए वो पर्सन जो बस में है वो मोशन में नहीं है। ओके, सो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल स्टूडेंट से कि बॉडी जब मूव ना करे तो रेस्ट में है। अच्छा, मोशन का मतलब जब बॉडी मूव करे तो मोशन में, जब बॉडी मूव करे तो मोशन में है, जब बॉडी मूव ना करे तो रेस्ट में है। ये डेफिनेशन सही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपके पास रेफरेंस नहीं होगा तो आप ये नहीं बता सकते कौन सी बॉडी मोशन में है और या कौन सी बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट मीन्स when a body does not changes its surrounding with respect to, sorry, does not changes its location with respect to surrounding। मीन्स अगर कोई बॉडी लेट्स से ये मार्किंग्स हैं, ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 ये बॉडी यहाँ पर थी। कुछ टाइम बाद लेट्स से आफ्टर 5 सेकेंड 6 सेकेंड और 7 सेकेंड दिस बॉडी रीचेस अप टू हेयर एट टी इज इक्वल टू सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पर यू विल फाइंड दैट दिस बॉडी, इसकी पहले इनिशियल सराउंडिंग क्या थी? वो थी 2 और बाद में सराउंडिंग्स क्या है? वो है 7। तो आपको 2 और 7 से पता चल रहा होगा कि इस बॉडी की जो लोकेशन है वो चेंज हुई है। अगर हम मतलब कि अगर आप ये फील करें कि ये जो पेज है ये इन्फाइनेटली लार्ज हो और इस पर कोई पॉइंट ना हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों पॉइंट में क्या अंतर है। यही प्रॉब्लम होती है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं होता जो कि हमें ये बताए कि डायरेक्शन किस मतलब कैसे डिफाइन की जाएंगी। तो हमने एक ओरिजिन माना है, बेसिकली हम ओरिजिन अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट पर ओरिजिन हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम के लिए आपको एक ओरिजिन एज्यूम करना ज़रूरी है। तो रेस्ट को ऐसे डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में कि जब बॉडी अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करती, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में है। एंड मोशन मीन्स when a body changes its surrounding, changes its location, again I've done the same mistake, changes its location with respect to surrounding, it is said to be in motion। ओके, इट इज सेड टू बी इन मोशन। सेम एग्जांपल मैं ऊपर वाला दे सकता हूँ, इस बॉडी की जो सराउंडिंग है ये चेंज हुई है तभी हम कह पा रहे हैं ये मोशन में है। अच्छा, रेस्ट का एग्जांपल क्या होता है? रेस्ट का एग्जांपल मैं इसी पॉइंट पे 2 बार बनाता, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं बताता हूँ रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ बस and there are 2 person, let's say this is A, let's say this is B, and there's a platform, this is bus, this is platform, you can say bus station platform, and there's a person standing C, and this is moving in this direction with the speed you can say 5 km per hour, very slowly।
Okay, so A is in motion with respect to C, B is also in motion with respect to C, but A is in rest with respect to B. Okay, let me write this. A is in motion with respect to C. WRT means with respect to. A is in motion with respect to C. Now, B is also in motion with respect to C, but A is in rest with respect टू सी. ओके, तो आई होप यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि देखिए ए यहाँ पर रेस्ट पर है लेकिन और ए यहाँ पर मोशन पे है. तो सॉरी, ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज बी. ओके, सो ए यहाँ पर मोशन में है और ए यहाँ पर रेस्ट पर है. तो क्या चेंज हुआ है, हमारा रेफरेंस चेंज हुआ है. यहाँ पे किसके रेफरेंस में बात हो रही है, सी के, और यहाँ किसके रेफरेंस में बात हो रही है, बी के. तो ये चीज़ चेंज हुई है. इसका मतलब अगर हम अपने रेफरेंस को चेंज कर दें तो एक ही बॉडी जो मोशन में थी वो रेस्ट में हो सकती है, या कोई बॉडी अगर मोशन रेस्ट में थी तो मोशन में हो सकती है. तो डेट इज वाई इट इज सेड रेस्ट एंड मोशन आर relative to each other. Okay, rest and motion are relative to each other. Okay, so इस क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद.